नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मिशन आईएएस 2021 जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी सीरीज में 20th लेक्चर है, 20वां हमारा व्याख्यान है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत है। एक नए सप्ताह में ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरी 5 क्लासेस होंगी। आइए दोस्तों, काम शुरू करते हैं। आते ही सबसे पहले सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अन अकेडमी जिंदाबाद, संदीप सर जिंदाबाद। फटाफट लिख दो भैया, जरा जोश में आ जाओ सब लोग। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। टॉपिक इसलिए प्यारा है क्योंकि एक तो इस पर प्रश्न बहुत बनते हैं, और दूसरा, कोरोना वायरस क्राइसिस आने के बाद पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी अ लॉट। अब हम ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिजाइन, जीनोमिक स्ट्रक्चर, ये सब चीजों पे कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। जितनी बात हम मेडिसिन क्या आएगी, वैक्सीन क्या आएगा, इन सब चीजों पे, तो आपको ये सीखने में मदद करने के लिए मैंने 5 लेक्चर बनाए हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। एक्साइटेड? शुरू किया जाए। कितने बच्चे बायो बैकग्राउंड के हैं? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, आप में से कितने बच्चे हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने ये सब ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा है? एक बार जरा ये हम फर्स्ट हैंड फीडबैक ले लें। क्विक 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 क्विक, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कम वन कम ऑल, बच्चे आते जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और प्यारे दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी का मेरा ये कोर्स आपके साथ लगातार चलते रहेगा। पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। ढंग से क्लासेस अटेंड कर ली, और अगर प्लस कोर्स में भी आप मेरे साथ जुड़े, आपको बहुत फायदा होगा। यह है हमारा सीएसई का सिलेबस। हर क्लास में मैं एक बार दिखा देता हूं, ताकि आपको यह कॉन्फिडेंस रहे कि भाई एकदम सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा हमने 5 लेक्चर अभी स्पेस पे दिए थे, और स्पेस को बहुत गहराई से पढ़ा, बहुत गहराई से समझा, उसी प्रकार अब हम बायोटेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत मजा आपको आएगा। टॉपिक काफी वास्ट है, और एग्जाम में जो जो सवाल पूछें वो तो मैं सॉल्व करवा ही दूंगा। उसके अलावा काफी डीप इंसाइट्स में आपको दूंगा। तो आर वी ऑल एक्साइटेड और नॉट? यस सर करके दिखाएंगे? जरा कमेंट थ्रेड में बोलो, जल्दी बोलो भाई, मैं चेक कर रहा हूं। फटाफट बोलो तो जरा हमें भी जोश आ जाए। यस और नो? टीचर को भी तो जोश आता है स्टूडेंट से। ये अभी तक की हमारी 19 क्लासेस हो चुकी हैं, आपके सामने है, देख लीजिए पूरी। 19 क्लासेस साइंस और टेक्नोलॉजी की मैंने करा दी हैं। आज 20वीं क्लास शुरू हो रही है, और सेशन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 5 सेशन बायोटेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड रहेंगे। इस सप्ताह का शेड्यूल बहुत अच्छे से देख लीजिए, कंफ्यूजन न हो। मंगलवार यानी कि आज हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, 30 जून को। कल बुधवार को पढ़ेंगे पार्ट 2, गुरुवार को पढ़ेंगे पार्ट 3, फिर फ्राइडे को मैं आपके साथ इकोनॉमी क्रैकर नंबर 7 लेकर आऊंगा। पिछले सप्ताह के मेरे इकोनॉमी के दोनों क्लासेस कैसे लगी आपको? हमने भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। कौन सी बात थी? जल्दी बताइए। विच इज इंडियाज बिगेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ? मैंने आपको बताई थी। क्या है भाई? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। याद आ रहा है? डेमोग्राफिक डिविडेंड की नहीं? क्या परिभाषा होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की? और उससे पहले मैंने आपको मैजिक ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बताया था, और उसमें बताया था कैसे इस साल फार्म सेक्टर आशा की किरण है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, एमसीक्यू? अरे यार, स्पेस टेक्नोलॉजी पे इतना कुछ पढ़ा, उस पे मैं डिटेल रिवीजन तो बाद में आपको करवाऊंगा, लेकिन शुरुआत कुछ एमसीक्यू से करते हैं। यस और नो, यस और नो, यस और नो। मैं देख रहा हूं लाइव चैट में क्या स्थिति है। एमसीक्यू कराऊं या नहीं कराऊं? आप ही लोग बताओ। चलो आप ही लोग बताओ, एमसीक्यू करना है कि नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो। कमेंट्स में देखते जा रहा हूं मैं। और जो बच्चे मेरे साथ बाद में जुड़े हैं, आप ये मान लो कि आप लाइव हो। क्या फर्क पड़ता है यार, बात एक ही है, स्पिरिट होनी चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो लाइव चैट में बताओ जल्दी से। एक बार बता दो तो हम शुरू कर दें। अब ये प्रीलिम एमसीक्यू जो मैं आपको करा रहा हूं, ये मैं करा रहा हूं आपको जो स्पेस टेक्नोलॉजी के 5 लेक्चर हुए थे। चलो बच्चों, फटाफट फटाफट उत्तर दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए। द वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स कैन बी क्लासिफाइड बाय। हमने उपग्रहों पर इतनी सारी चर्चा की, और मैंने आपको बताया था कि उपग्रहों की कक्षाओं को वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको हमें उत्तर कैसे देना है? 1A या 1B या 1C या 1D, ऐसा करके फटाफट लाइव चैट में उत्तर दे दो। और भैया जरा जोश का लेवल हाई रखो यार। तुम्हारा जोश हाई रहेगा तो हमारा जोश हाई रहेगा। कमॉन कमॉन, क्विक, सेशन को लाइक करो, आंसर दो। 1A 1B 1C 1D, क्विक क्विक क्विक। मैं देखते जा रहा हूं जो बच्चे आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यू आर सिंसियर स्टूडेंट्स, और आपने क्लासेस अटेंड की हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आंसर सही आ रहा है या गलत। मैंने आपसे हमेशा कहा है, क्लास में आप कोशिश तो करो। अरे आंसर गलत होगा ना, उससे ज्यादा क्या होगा, जान थोड़ी चली जाएगी। आप आंसर दीजिए, बेशरम होकर आंसर दीजिए।
और अगर आंसर गलत जाता है तो ठंडे दिमाग से सोचिए क्यों गलती हुई, क्लास अटेंड करके भी क्यों गलती हुई, बस कल गलती नहीं हो, दैट इज ऑल. सो माय डियर स्टूडेंट, द आंसर टू क्वेश्चन 1 एज ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड इज ए, हाइट, एक्सेंट्रिसिटी एंड इंक्लिनेशन. इतनी बात हमने इस पे की थी कि उपग्रह की हाइट, उपग्रह की एक्सेंट्रिसिटी यानी उस गोले का, उस पूरी कक्षा का अंडाकार होना, और इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव इक्वेटर के प्लेन से, ये तय कर देता है. याद आ गया कि नहीं भैया? क्वेश्चन नंबर 2, क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा हिल गया, इसको हम ठीक कर लें. तब तक आप थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार देखें, उसको मैं बस 1 मिनट में ठीक कर देता हूं. थोड़ा सा फॉन्ट का अलाइनमेंट बिगड़ गया, वो 1 मिनट लगेगा ठीक करने में बस. तो आप में से कितने बच्चे हमें, जब तक हम इसको ठीक कर रहे हैं, ये बताने वाले हैं कि कितने प्रकार की कक्षाओं पर हमने बात की थी? कितने लोग हमें बता सकते हैं? जल्दी से बताइए. वेट कर रहे हैं आपके आंसर का जब तक हम इसको ठीक करें. क्विक 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 बताइए मुझे, कितनी प्रकार की कक्षाएं होती हैं अलग अलग? सब याद करके जरा जल्दी से बताओ. कितने प्रकार की कक्षाएं? हमने मौलनिया कक्षा पे भी बात की थी, इस तरह की सारी चीजों पे बात हुई थी. तो जरा फटाफट बता दो भैया, जब तक हम उसको लाइव में ही ठीक कर देते हैं. ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी. यस सर, व्हाट इज द आंसर? क्विक क्विक क्विक. अलग अलग प्रकार की कक्षाएं, एमईओ, एचईओ, एलईओ, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो भाई फिर ये सोचने वाली बात है कि आपने क्लासेस सीरियसली अटेंड की थी या नहीं की थी, है कि नहीं? चलो, मेरे ख्याल से मेरा ये सेट हो चुका है. तो आज थोड़ा सा एक क्वेश्चन में दिक्कत हुई, बट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. माफी चाहता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन पर मैं ही रहा, ये क्वेश्चन नहीं रहा, लेकिन मौका था आपके पास उत्तर देने का. चलो बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट. विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? ठीक है, सही कर दिया. उसका सेटअप हमने हिल गया था, आगे पीछे कई बार हो जाता है. निम्न में से कृत्रिम उपग्रहों के बारे में क्या सही है? एबीसीडी बोलो बेटा, बोलो. एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, देख लेना. अरे भैया, हमारे क्वेश्चंस तो कई बार अलग अलग एग्जाम में ऐसे कैसे हमको दिखाई दिए हैं. इस पूरे कोर्स में सैकड़ों क्वेश्चन कराऊंगा. नेक्स्ट वीक एक पूरा सेशन, केवल रिवीजन सेशन लूंगा और आपको बहुत सारे एमसीक्यूज कराऊंगा. एक बार स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद ये भी कराएंगे. यस सर, क्विकली आंसर दीजिए मुझे, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का. विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? एबीसीडी पूरा पढ़ा दिया है आपको हमने, दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जल्दी बोलो. मैं देख रहा हूं भैया, देख रहा हूं. मैं लाइव चैट भी चल रही है, उसको देख रहा हूं कि कौन बच्चा क्या आंसर दे रहा है. क्विक, सिंसियर बच्चे हैं, कोशिश कीजिए. गलत होगा ना, उससे ज्यादा क्या होगा? 2A या 2B या 2C या 2D? जल्दी बोलो बेटा. जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज ऑल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर बेसिकली जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. सभी भूस्थिर उपग्रह दरअसल भूसमकालिक ही होते हैं, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं होता है. ये आपको पढ़ाया था हमने, याद है ना? क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी सैटेलाइट की गति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एबीसीडी. आपको याद है, मैंने वो मोटरसाइकिल उदाहरण से समझाया था कि थ्रस्टर्स की मदद से कुछ करना पड़ता है. टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट, एबीसीडी. एक उपग्रह की गति बढ़ाने के लिए ए, बी, सी, डी क्या होगा? बताइए 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 बताइए. बहुत प्यारा सवाल है और ये बेसिक सिलेबस का हिस्सा है. किसी भी गलत फहमी में मत रहना, ये सब चीजें सिलेबस का हिस्सा है. कुछ भी कहीं भी कैसे भी पूछा जाएगा, मुझे तो आपको तैयार कराना, और वो तो मैं आपको पूरी तरह से तैयार कराऊंगा. समझ में आया कि नहीं भैया? समझ में आया कि नहीं? चलिए दोस्तों, तो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन 3 ऑफ कोर्स इज वी हैव टू फर्स्ट रिड्यूस इट. रिड्यूस व्हाट? आपको बताया था ना, थ्रस्टर सामने फायर करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, तो सैटेलाइट नीचे उतर आता है. अब नीचे आता है तो ग्रेविटी बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ जाती है. बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है और बहुत अच्छे से मैंने उदाहरण के साथ समझाया था. ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना. सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑर्बिट का बड़ा मूल सिद्धांत ये होता है गुरु. आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है. आपको हमने लैग्रांज बिंदु पढ़ाए थे, याद आ गए? विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट द लैग्रांज पॉइंट्स? कितने प्यारे बिंदु होते हैं ये लैग्रांज बिंदु. ए बी सी डी. बोलिए दोस्तों, क्या लगता है आपको एबीसीडी में से क्या होगा? मुझे लगता है ए होगा. आपको क्या लगता है? अभी तक कितने बच्चों के सारे आंसर सही गए वो भी मैं देखते जा रहा हूं, और जैसे ही हमारी ये क्विज खत्म होगी 2 मिनट में, अपना फाइनल स्कोर बता देना. और निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है. एबीसीडी जल्दी बोलो बेटा. 4A, 4B, 4C,
4D ऑडियो विजुअल सब बराबर चल रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आई होप सब एकदम नॉर्मल चल रहा है। 4A 4B 4C 4D उत्तर दीजिए। जी हाँ, दी करेक्ट आंसर इज डी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 बिंदु हैं, सिर्फ कॉस्मोस में नहीं, सिर्फ सोलर सिस्टम में नहीं है, तो सिर्फ पृथ्वी और सूर्य के बीच में ही है। और सी भी बिल्कुल सही है, इसीलिए तो वहां पर हम आदित्य L1 बिठाने वाले हैं, इसीलिए तो नासा की सोलर ऑब्जर्वेटरीज बैठी हुई हैं 5 बिंदुओं में। तो ये है बोथ बी एंड सी। लैग्रांज बिंदु अपने आप में बड़े चमत्कारी होते हैं। अगला बड़ा सरल सवाल, ताकि हर बच्चा सही उत्तर दे। व्हाट इज द PSLV ऑफ इसरो? इसरो का PSLV क्या है? ABCD। बारीक कमांड होना जरूरी है। इस प्रश्न से आपको क्लियर हो जाएगा कि यार बहुत बेसिक लेवल पर चीजें दिमाग में क्लियर होना जरूरी हैं। बताइए दोस्तों, क्या है सही उत्तर? टोटल 6 क्वेश्चंस लाया हूं, 6 में से नेट स्कोर बता देना। इसके बाद 5A 5B 5C 5D। क्विज में मजा आ रहा है? जल्दी उत्तर दो, जल्दी उत्तर दो। अपनी स्पीड ऑफ रिएक्शन जरा अच्छी रखो। और सेशन को लाइक किया है नहीं? आते ही कर दिया करो यार। हाँ भैया, टीचर्स की ग्रेडिंग होती है, रेटिंग होती है, असेसमेंट होता है, तो आपके लाइक आएंगे तो वो बोलेंगे यार संदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ नहीं तो। सो माय डियर स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बहुत बारीकी से हमने आपको पढ़ाया है कि किस प्रकार से पोलर सैटेलाइट जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन का, कार्टोग्राफी का बहुत प्यारा काम करते हैं। वो सब पे बात हो चुकी है। आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट आर द मोल्निया एंड द टुंड्रा ऑर्बिट्स? क्या प्यारा सवाल है भैया। हमने बात की थी दुनिया के कुछ देशों को एक बहुत बड़ी समस्या है इक्वेटर से। क्या समस्या है? दुनिया के बहुत सारे देशों को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से बहुत समस्या है। क्या समस्या है? उसका समाधान है मोल्निया ऑर्बिट, टुंड्रा ऑर्बिट। ABCD। बताइए सही उत्तर क्या है? ABCD। मुझे लगता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। आपको क्या लगता है? सवाल वो है। बोलिए दोस्तों, A या B या C या D? क्वेश्चन नंबर 6 आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद मुझे अपना नेट स्कोर बता दीजिए, 6 में से कितने सही गए। द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन 6 ऑफ कोर्स स्पेशल एक्सेंट्रिक ऑर्बिट्स फॉर अ स्पेशल पर्पस। याद आ गया किस प्रकार रूस ने, जापान ने इन ऑर्बिट्स की मदद से हायर लैटिट्यूड्स के लिए टेलीकॉम और सर्वेलांस सर्विसेज बेहतर करने की कोशिश की, क्योंकि जियो स्टेशनरी वहां तक एंगल ही नहीं पकड़ पाएगा। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन और ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट 6 में से अपना नेट स्कोर बताओ बेटा, जल्दी से। ऐसे में लाते रहूंगा, अभी तो सैकड़ों क्वेश्चन कराना है, लंबी यात्रा है, बहुत पढ़ेंगे साथ में, बहुत मजा आएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन उसके पहले मजा आया क्विज में? नेट स्कोर बताओ। 6 आउट ऑफ 6, 5 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6, 2 आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 6, 0 आउट ऑफ 6। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज आपका एक भी आंसर सही नहीं है। उससे क्या होता है यार, आपने पूरी कोशिश की, जोश के साथ पार्टिसिपेट किया। और एक वादा कर दो कि कल अगर यह क्वेश्चन किसी ने पूछे तो कल गलती ना होगी। जल्दी बोलो। जैसे एक मूवी थी ना, जिंदगी ना मिले दोबारा, वैसे ही आप मुझे कमिट करो, गलती ना होगी दोबारा। शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले परिभाषा लेंगे। 5 हिस्सों में मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। बहुत 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 आनंद आएगा आपको, हमारी गारंटी है। आप सिंसियरली बस कीजिए। और ये पूरे PPT शाम को आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, लिंक आपको हमने दी है। एक बार जरा चेक कर लूं कितने बच्चों ने अभी तक के सारे जो 19 साइंस के हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के PDF हैं और जो 6 इकोनॉमी वाले PDF है, कितने बच्चों ने सारे डाउनलोड कर लिए अभी तक PDF? कंफर्म करो, जल्दी कंफर्म करो। तो मतलब मैं देता रहूं आगे भी, नहीं तो अगर आप लोग डाउनलोड ही नहीं कर रहे हैं तो फिर PDF देने में कोई अर्थ नहीं है। कर रहे हैं ना? बहुत शानदार, बहुत शानदार। जैव प्रौद्योगिकी क्या है दोस्तों? कोई भी ऐसी तकनीक जो जीवित ऑर्गेनिजम्स यूज करेगी, समझ में आया? टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स, to improve plants and animals, or to develop microorganisms for specific uses। बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसी लेबोरेटरी टेक्निक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स करेगी, उत्पाद बनाएगी, बने उत्पादों को सुधारेगी, पौधों या पशुओं की प्रजातियों में सुधार लाने की कोशिश करेगी,
या विशिष्ट प्रयोगों के लिए सूक्ष्म जीवों को विकसित करने का प्रयास करेगी। बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis लगाकर कॉटन की उत्पाद कई गुना बढ़ा दिया, उत्पादकता बढ़ा दी। तो आज महाराष्ट्र में किसानों के संगठन बन गए जो आंदोलन कर रहे हैं कि हमको तो सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज चाहिए, हमें सामान्य बीज चाहिए ही नहीं। सरकार बोल रही इलीगल है, केवल कॉटन का जीएमओ अलाउड है, बाकी ना ब्रिंजाल का अलाउड है ना किसी का। और ये लोग खुल के सब उगा रहे हैं क्योंकि उनको तो उपज चाहिए। ये बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है एग्रीकल्चर का, और किसी ने सोचा नहीं था इस प्रकार से झगड़ेंगे, लेकिन हो गया। सरकार गिरफ्तार कर रही है कुछ किसानों को कि जो इलीगली जीएम सीड्स, वो तो मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप बात समझ रहे हैं कितनी गंभीर बात है। बायोटेक्नोलॉजी में ये सब हम पढ़ेंगे, तो ये परिभाषा अच्छे से नोट कर लो दोस्तों। अपनी नोटबुक जरूर बनाइएगा, हर चीज नोट करते चलिएगा, बहुत जरूरी है। फिर से पूछ लूं, आप में से कितने लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी पहले पढ़ा हुआ है अपने कॉलेज में, यूजी में, पीजी में? कितने लोगों ने पढ़ा है एक बार बता दो। और आज फिर से वो सर्वे लेने का टाइम आ गया है। फटाफट आप अपने शहर का नाम या कस्बे का नाम या गांव का नाम अपने राज्य के नाम के साथ, और आप कौन सी एग्जाम दे रहे हैं अगले 12 महीने में, फटाफट लाइव चैट में बता दो। 1 मिनट का समय है, क्विक। प्लीज राइट योर सिटी, टाउन और विलेज नेम, स्टेट नेम एंड विच एग्जाम्स आर यू टारगेटिंग ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। लाइव चैट में फटाफट लिखो, कमेंट थ्रेड में नीचे लिखो। जरा एक ऑल इंडिया फील आता है यार, तुम्हें भी जरा मजा आएगा कि हाँ देखो इतने सारे बच्चे पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। पॉजिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट होनी चाहिए तो मजा आता है। फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, हर बच्चा करे। और ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले जरा लाइव चैट में भैया थोड़ा अपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी पे कंट्रोल करो। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा कितने बच्चों को समझ में आ गई? कंफर्म करो, याद कर लोगे इस परिभाषा को? कुछ कुछ चीजें याद भी कर लेनी चाहिए, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, समझ समझ के याद करो प्यारे दोस्तों, तो फायदा होगा, है कि नहीं? अब एक लेवल आगे चलते हैं। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। मतलब प्रकृति ने जो बायोलॉजिकल सिस्टम 450 करोड़ सालों में पृथ्वी पे बना दिए, प्रकृति ने, मदर नेचर ने जो बायोलॉजिकल सिस्टम 450 करोड़ साल, ये हमारी पृथ्वी की आयु है ना, हमारे सोलर सिस्टम की आयु है ना। बादल गिरा अपने आप पर तो पृथ्वी बनी, सूर्य बना, सब कुछ बना। और हमने आपको बताया है कि ब्रह्मांड में, हमारे वर्तमान ब्रह्मांड में कंस्ट्रक्शन की बेसिक टेक्निक क्या है? ग्रेविटेशनल कोलैप्स। याद आया विज्ञान आपको? गुरुत्वाकर्षण से चीजों का खुद पे गिर जाना वर्तमान ब्रह्मांड में निर्माण का सबसे बड़ा सिद्धांत है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स। याद आ गया? वेरी गुड। अरे भाई पूरा ब्लैक होल बन जाता है यार उससे। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? अरे भाई जो पृथ्वी पे बने हुए हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, जो जीवों के अंदर मौजूद हैं, या पूरे पूरे जीव को ही उठा के ले गए लैब में और उनकी मदद से प्रौद्योगिकी विकास करने लगे, अलग 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 फील्ड्स में यूज करने के लिए। यह होता है बायोटेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल खेल। अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। इस पर कोई सवाल है तो बताइए हमें दोस्तों। इस पर कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हैं, बड़ा जरूरी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जो लोग बायो बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, आपसे हमारा निवेदन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वी आर विथ यू, पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कराएंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से हो। तो आप, कोई आपसे अगर कभी ये पूछे कि भाई एक टॉप लेवल पर आप हमको एक चार्ट दिखा दो कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किन किन प्रौद्योगिकियों पर काम हो रहा है, तो एकदम टॉप लेवल पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारे चार्ट मिलेंगे, जिनमें बहुत यूजफुल चार्ट ये है। एक होती है सेल कल्चर टेक्नोलॉजी, एक होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी, और तीसरी होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्नोलॉजी। ये तीन एक बड़े फंडामेंटल लेवल पर हम देख सकते हैं। और ये तीनों के भीतर फिर दूसरी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। सेल कल्चर में ट्रांसफर ऑफ न्यू जीन्स इनटू एनिमल ऑर्गेनिजम्स, ये समझ में आया आपको? किसी एक से आपने जीन निकाल लिया, अब ये जीन वगैरह पे बातें काफी हो चुकी हैं। SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस में आपको पता है कि 10 जीने हैं और 30,000 बेस पेयर हैं। तो जीन्स आपको पता ही हैं, हम पढ़ाएंगे भी इसमें, इन 5 लेक्चर्स में सब कवर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा, चिंता मत करो। कल्चर ऑफ प्लांट फ्रॉम सिंगल सेल्स
एकल कोशिकाओं से पूरे पूरे प्लांट का कल्चर करना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, डायग्नोस्टिक और एंटी कैंसर ड्रग्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया, ट्रेसर्स आ गए। ये सारे मिलकर आज का आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी बनाते हैं। मतलब ये विज्ञान का एकदम कटिंग एज है, ब्लीडिंग एज है, और इसमें हम बहुत आगे निकल गए अब तो। हालांकि ये बहुत डेंजरस विज्ञान भी है। डेंजरस विज्ञान दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि इसमें मिसयूज के चांसेस बहुत भयंकर हैं। किसी गलत आदमी के हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे हे जिएनक्वाई जो चीन में उन्होंने जिस प्रकार से भ्रूण के अंदर ही डीएनए चेंज कर दिया था और उनको एचआईवी एड्स के प्रति इम्यून बना दिया था, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। चाइना की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इस प्रकार से जेनेटिक ऑल्टरेशन इन फीटसेस इज नॉट अलाउड। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है, इसलिए इसके ऊपर कानूनी और रेगुलेटरी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल एंड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द मिसयूज डजंट हैपन। लेकिन वो फ्रेमवर्क कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब इवॉल्व होने वाली बातें हैं। अब इसमें एक एक चीज को अच्छे से देख लो, जो जो लिखा हुआ है ये सब पढ़ूंगा मैं आपको, एक एक चीज पढ़ने वाले हैं हम, इसलिए यहां दिखा दिया। ठीक है, आगे चलूं विथ योर परमिशन। अब हम थोड़ा सा कुछ तकनीकी चीजें उठाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं ये चीजें उठाऊं, मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने मेरे साथ अभी तक कोर्स बहुत सिंसियरली किया है, आपको याद आया हमने बात की थी कि हमारा मानव शरीर बेसिकली 4 तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स पे टिका हुआ है। याद आ रहा है आपको? अरे भाई, अल्टीमेटली आप और हम तो केमिकल क्रीचर्स है ना, केमिस्ट्री पे चल रहा है पूरा शरीर। दिमाग आपका पूरा केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। ये जो दिमाग है ये केमिकल प्लस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का मेल है। इसमें केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी एक साथ चल रही है। जब हमने ये सारी बातें की थी तब आपको बताया था कि बेसिकली 4 प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इस पर एक पूरा कॉन्सेप्ट कराया है, पूरी क्लास अभी तक अटेंड की है। मैं देख रहा हूं लाइव चैट में कुछ बच्चों ने अभी शुरुआत की क्लासेस नहीं की हैं। आपसे हमारा निवेदन है, हमारे इस प्यारे से अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट में ये सब चीजें दी हुई हैं। सारे लेक्चर एक बार देख लो बेटा, और एक बार अभी अभी इस वक्त लाइव चैट में चारों चीजें लिख दो। द 4 बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इतनी बायोलॉजी आपको आनी चाहिए। वैसे भी जनरल साइंस में बायोलॉजी तो सिलेबस में ही है यूपीएससी के, उससे तो बच के भाग ही नहीं सकते। जनरल साइंस तो पूरा पूरा प्रीलिम्स के सिलेबस में भैया, प्रीलिम सर पे है, तो आप जनरल साइंस से भाग नहीं सकते, करते चलना। वैसे ये कोर्स तो 2021 के लिए है, लेकिन 2020 में भी यूज करो यार, किसने मना किया? आरएनए एंड डीएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स। ये रहे न्यूक्लिक एसिड्स, समझ में आई बात आपको? तो ये पूरा जो हमारा जेनेटिक डेटाबेस है, माता पिता से बच्चों को जो जाता है, आरएनए और डीएनए, ये 4 मैक्रोमोलिक्यूल हैं जीवन के लिए। जीवन जितना भी आज हम जानते हैं पृथ्वी पर, उनमें ये 4 का खेल चल रहा है। फिर वो भले ही वायरस क्यों नहीं हो, वायरस जो कि जीवित ही नहीं है। तो जब मैंने कहा कि वायरस जीवित नहीं होते हैं, तो मेरा क्या मतलब है, जल्दी बताइए। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट वायरसेस आर नॉट लिविंग क्रीचर्स? तो फिर वो क्या है? बैक्टीरिया लिविंग क्रीचर्स, वायरसेस आर नॉट लिविंग क्रीचर्स। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वायरस या तो एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं। तो नोवेल कोरोना वायरस जो है, उसमें एक आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का स्टैंड है। वो जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है उसके अंदर, ये बेसिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। साबुन से धोते हैं तो वो लिपिड की बाहर की लेयर खत्म हो जाती है, तो वो आरएनए इनएक्टिव हो जाता है। फिर वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता किसी का। आपको बात समझ में क्यों बोला जाता है हाथ धो हाथ धो, इसीलिए बोलते हैं। तो ये हैं 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स। और डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर अगर आपको समझना है तो एटीसीजी आपके सामने है दोस्तों। एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, ये बेसिकली बेस पेयर कहलाते हैं। और करोड़ों करोड़ों सालों में ये मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते 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 डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया। तो कौन से 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्रैक किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और विज्ञान की दुनिया में क्रांति आ गई थी? कौन सा मॉडल था वो? तो अगर आपको डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, ये आपके सामने है पूरा। शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है और ए, टी, जी, सी ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। कलर कोडेड है पूरा, देख लीजिएगा, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और रेड में। अब ये एडेनिन की जो बात कर रहे हैं उसका केमिकल फॉर्मूला ये है। थाइमीन की जो बात कर रहे हैं केमिकल फॉर्मूला ये है।
गुआनाइन की जो बात हो रही है, केमिकल फॉर्मूला ये है, सारे हाइड्रोकार्बन टाइप का स्ट्रक्चर है। साइटोसिन की बात कर रहे हैं, वो ये है, कार्बन बेस्ड है सब कुछ, समझ में आ गया। और डीएनए स्ट्रैंड किस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़े हुए रहते हैं वो आपके सामने है। क्लियर, टोटली क्लियर, वेरी गुड। और ये जो है ना, ये आरटीपीसीआर की टेक्निक भी यही है बेसिकली। आरटीपीसीआर टेक्निक आपको मालूम है ना, नोवेल कोरोना वायरस का जो टेस्ट है आरटीपीसीआर, वो टेक्निक यही यूज होती है उसके अंदर। उसमें उल्टी हो जाती है लेकिन अल्टीमेटली टेक्निक ऐसी चलती है। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म बता दो। तो ये है एटीजीसी का डीएनए का बैकबोन, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो जब आप देखते हैं तो इस एनिमेशन में आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये एटीसीजी होते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन है, बड़े ध्यान से देखिए। ये है गुआनाइन, क्या होता है ये, कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, डेंसिटी क्या, फॉर्मूला C4H5N3O। ये है प्यारे दोस्तों आपके सामने साइटोसाइन, इसका फॉर्मूला C5H5N5O। तो ये आपस में जुड़े होते हैं और ऐसी लंबी लंबी चेन्स बनी होती हैं जिनसे डीएनए बनता है। ये गुआनाइन, C4H5N3O, करोड़ों सालों में ये चीजें बनते बनते यहां तक आई हैं और ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। तो अब आप इसको एक बार समझें कि दिस मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये डीएनए जो बना, ये जुड़ता गया तो जीन बन गया। जीन इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए के सीक्वेंस को जीन कहेंगे। उस प्रकार से अलग अलग जीन्स होती हैं, जीन से फिजिकल ट्रेट आगे पास ऑन होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है दोस्तों, इन चीजों को स्टडी करके, इनमें परिवर्तन करके दवाइयां बनाना, बीमारियां दूर करना, नए प्रोडक्ट्स बनाना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाना और इनके स्ट्रक्चर में कहां कहां होल्स होते हैं वहां दवाई घुसाने का काम करना। तो जब हम देख रहे हैं कि नोवेल कोरोना वायरस कैसे घुसता है ह्यूमन सेल्स में, लंग्स के सेलों, पेट के सेलों, किडनी के सेलों, सभी जगह जाता है, सभी ऑर्गन्स को डैमेज करता है, लंग को सबसे ज्यादा करता है, इसलिए मौतें उससे होती हैं। उसका पाथवे, उस पाथवे को देखकर कहां कहां हम दवाई घुसा सकते हैं बीच में, प्रोटीन्स का जो पूरा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है वो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, और उसमें घुस के दवाई को फिट करना, यह काम होता है मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी एंड ड्रग डिजाइन का, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। तो ये क्लियर हो गया ना आपको अभी तक हमने जो बात की, ये 4 मैक्रोमोलिक्यूल। और ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली ये सारी चीजें देखिए, यहां पर ये काम आएगा जो हमने अभी पढ़ा, यहां पर काम आता है जो हमने अभी पढ़ा, यहां पर काम आता है जो हमने अभी पढ़ा, यहां पर काम आता है जो हमने पढ़ा, यहां पर। तो ये तो बहुत ही वास्ट फील्ड है और ये स्ट्रक्चर हमें ये सब पढ़ने में मददगार सिद्ध होते हैं। तो ये टिपिकली एक प्रोटीन है, आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और ये एक आरएनए स्ट्रक्चर का एनालिसिस चल रहा है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ी क्यूरियोसिटी डेवलप हो, मन में क्यूरियोसिटी आए सबसे पहले तो बच्चों को कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। और एक बार क्यूरियोसिटी आ गई फिर आप बहुत सारा करंट अफेयर साइंस का खुद ही पढ़ लोगे, खुद ही समझ लोगे। आइए अब एक स्टेप आगे चलते हैं। तो अभी तक मजा आया आपको सब देखकर, एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं। तो बायोटेक में इंसान दरअसल भगवान का रोल, एक मिनी भगवान का रोल अख्तियार कर चुका है। इंसान अपने पूरे जो 450 करोड़ साल में बन के यहां तक आया, उस टेक्नोलॉजी को सीख रहा है जो प्रकृति की है और उसमें परिवर्तन कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत डेंजरस ताकत है, इसका मिसयूज बहुत डेंजरस हो सकता है। 2 क्रूशियल एस्पेक्ट्स। आइए अब जैव प्रौद्योगिकी के 2 बड़े पहलुओं पे बात करें। सेशन में मजा आ रहा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जरा प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए। दोस्तों अब तो सभी मान चुके हैं कि नोवेल कोरोना वायरस लंबे समय तक रहने वाला है। सुरक्षा खुद की करें, उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी तक कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, भगवान करे कल सुबह आ जाए, लेकिन समय लगने वाला है। तो भैया कोरोना माता की आराधना करते रहना, गो कोरोना गो, नो कोरोना नो, करुणा शांत हो, करुणा शांत हो, ये बोलना जरूरी है दिन में 5 बार। कोरोना वायरस शर्मा के भारत छोड़ के जा सकता है। तो दोस्तों सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित तो मैं सुरक्षित, मैं सुरक्षित तो आप सुरक्षित। बोरिंग बातें हैं, क्या करें, रोज बोलना पड़ता है क्योंकि लोग सीरियसली लेते नहीं हैं। आज एक बहुत खतरनाक वीडियो आया आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना कहाँ का है पता नहीं, मैंने ट्विटर पे शेयर भी किया था। उसमें एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं उन्होंने एक महिला को बहुत पीटा डंडे से, लोहे के डंडे से,
उनकी कर्मचारी थी वो, क्योंकि उस महिला ने मैनेजर को बोला था भाई साहब प्लीज मास्क लगा लो, तो वो इतना नाराज हो गए कि जाके लोहे के डंडे से महिला को पीटने लग गए। ये तो हालत है हमारे यहाँ। अब ऐसे में आप कोरोना वायरस कंट्रोल की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो जाहिलपना है, ये जो विज्ञान को नहीं मानने की आदत है, ये जो आपको किसी ने टोका कि भाई साहब प्लीज मास्क लगा लो तो लोहे के डंडे से महिला को पीटना, हम अगर ऐसा करने वाले हैं तो कोरोना वायरस तो भैया फिर यहां से कभी नहीं जाने वाला। इसलिए ऐसी सभी कार्रवाइयों की भर्त्सना होना बहुत जरूरी है दोस्तों। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक इज अ सीरीज ऑफ टेक्निक। पहली चीज ये समझ लो कि बायोटेक्नोलॉजी कोई एक तकनीक तो है नहीं, इसमें तो दसों अलग 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 प्रौद्योगिकियां आती हैं। मैंने इसीलिए शुरू में आपको यह दिखाना उचित समझा। दिस इज द रीजन आई शोड यू दिस टेबल। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर आर फील्ड्स, सब फील्ड्स विद इन सब फील्ड्स, और ये पूरा इवॉल्व होता चला जा रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारी तकनीकों का एक समुच्चय है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है। परिभाषा के आधार पे देखेंगे दोस्तों तो इसमें प्रोडक्ट्स पर बहुत फोकस है, क्योंकि आप याद कीजिए मेरी पहली क्लास जिसमें मैंने आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच का अंतर समझाया था। विज्ञान यानी एक वैल्यू फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज होता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है याद करो, चलो अब आप ही बताओ, मैं क्यों बताऊं, रिवीजन भी हो रहा है ना पैरेलल में। यस 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 यस, ये जो कोर्स है दोस्तों, इतना प्यारा कोर्स हम लाए हैं, आप हमारे साथ ये कोर्स पूरा कीजिए। अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर फ्री हैं, सारी प्लेलिस्टें बनी हैं, इतने प्यारे प्यारे टीचर्स काम कर रहे हैं। पैरेलल में आप हमारे साथ प्लस पोर्टल पे जरूर जुड़िएगा। मेरा साइंस और टेक्नोलॉजी का 50 सेशन का कोर्स प्लस पोर्टल पर अवेलेबल है। मेरा कोड लगा के जाइएगा SMSIR10 और वहां पर पूरा का पूरा आप अटेंड करें, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। कृपया ढंग से करें, दिस इज ऑल आई कैन से। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, बड़े ध्यान से देख लीजिए। इन दोनों एस्पेक्ट्स में दोस्तों आपको यह बात दिखाई देगी कि किस प्रकार से बायोटेक इज अ सीरीज ऑफ टेक्निक्स एंड बायोटेक बाय डेफिनेशन फोकसेस ऑन प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस। यही है ना फर्क बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साइंस का। तो मैंने अभी आपसे बोला प्लस पर आइएगा, SMSIR10 मेरा कोड है। जब भी प्लस पे जाएं अनअकैडमी पे, कृपया 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 यही कोड लगाइएगा SMSIR10। इसकी मदद से आप मेरे साथ तो वहां जुड़े रह ही सकते हैं, साथ ही साथ 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और भाई काउंट होगा कि हाँ संदीप सर का कोड लगा है तो संदीप सर अच्छे टीचर है भैया, इनको रिटेन करो। तो आपका समर्थन रहेगा तो हम लंबे समय तक चलते रहेंगे। योर लव एंड सपोर्ट इज एवरीथिंग। प्यारे दोस्तों, तो बायोटेक इज अ सीरीज ऑफ टेक्निक एंड इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड नॉट जस्ट साइंस फॉर साइंसेज सेक। समझ में आ गया? यही डर भी है कि अगर इसका मिसयूज हुआ तो कौन रोकेगा। और आप एक बात बिल्कुल गारंटीड मान के चलिए, कोई ना कोई मिसयूज करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मिसयूज ना हो। और इसलिए हमारे पूरे रेगुलेटरी सिस्टम्स को मजबूत करना जरूरी है। तो एक सवाल पूछूं आपसे करंट अफेयर्स का, जल्दी से बताओ दोस्तों, भारत में कौन सा इंस्टीट्यूशन है या बॉडी है जो किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को फाइनली अप्लाई करने की अनुमति देता है? केंद्र सरकार का है भैया, मिनिस्ट्री का है। कौन सी बॉडी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत जो इसकी अनुमति देती है फाइनली कि हाँ ये फसल में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज अब इस्तेमाल हो सकते हैं। बताइएगा। तो हम इस चीज को बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते आए हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, एक बार इसकी परिभाषा फिर से देखिए और इस बात को समझिए कि हम इसे बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसे हमने आज ही सिर्फ यूज किया है। और बायोटेक्नोलॉजी दरअसल एक बड़ा एस्टैब्लिश साइंस है। तो अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, साइंस तो अभी अभी बना है और आप बोल रहे हैं लंबे समय से यूज कर रहे हैं। अभी बताते हैं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि आधुनिक होमो सेपियंस, आप और मैं दरअसल अपनी पूरी आधुनिक सभ्यता बायोटेक्नोलॉजी के दम पर खड़े कर पाए, तो क्या आप मानेंगे? कई लोग कहेंगे नहीं सर, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी तो अभी है 40, 50, 60 साल पहले। उसके पहले कौन से हमारे पूर्वजों के पास में इस तरह का ज्ञान था? अरे भैया तब तो आपने हमारी एडवाइस सुनी नहीं है दोस्तों। यह है किताब सेपियंस। ये किताब आपको खरीदनी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये युवाल नोआ हरारी इजराइल का बंदा है, वर्ल्ड फेमस किताब है भैया, इसको खरीद लेना। और दूसरी अपने खुद हिंदुस्तान के टोनी जोसेफ, अर्ली इंडियंस। ये 2 किताबें मैं हर बच्चे को जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ना चाहता है रेकमेंड करता हूं। यह है भैया सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जरूर जरूर अपनी पर्सनल लाइब्रेरी के लिए आज कल परसों नरसों जब इच्छा हो 1 साल बाद खरीद लेना। और यह है अर्ली इंडियंस बाय टोनी जोसेफ।
ये दो जिसने खरीद ली और पेज बाय पेज पढ़ ली, पूरे ज्ञान के चक्षु परमानेंटली खुल जाएंगे, गारंटी है। लेकिन फिर करना पड़ेगा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट समय का, इसका फिर आपको फायदा होगा। आई होप आप करेंगे, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। कितने बच्चों ने अभी तक कर लिया है, एक बार आप भी कंफर्म करो कि हाँ सर हमने अर्ली इंडियंस पढ़ ली, हाँ सर हमने युवाल नोआ हरारी की सेपियंस पढ़ी है। मैंने कहा ना, एक हाई लेवल इंटेलेक्ट बनाने के लिए ये मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, हम आपको रास्ता बताते चलेंगे दोस्तों। तो आप जरा साबित करें कि मॉडर्न ह्यूमो सेपियन बायोटेक्नोलॉजी के दम पे खड़े हैं। देखिए दोस्तों, जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है कि हमारे पूर्वज, आज जितने भी मॉडर्न होमो सेपियंस हैं, हम सबके सबसे पहले पूर्वज अफ्रीका से निकले हैं। अब क्या है, ये सब एस्टैब्लिश्ड, माफी चाहता हूं, ये सब एस्टैब्लिश्ड वैज्ञानिक सबूत हैं। ये सारी चीजें पूरी तरह से स्थापित वैज्ञानिक तथ्य हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है किसी को। हाँ, इस पे सवाल उठा सकते हो, विज्ञान में सवाल उठाने की पूरी आजादी है, कोई किसी पे भी सवाल उठा सकता है विज्ञान में, अगर आपके पास कोई बेहतर तथ्य हैं तो इस थ्योरी को बेसिकली कहते हैं आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। ये हम अलग से भी एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे, और उसके अलावा हमारे पास आपके लिए एक लेक्चर की सीरीज और तैयार है जो आपने डिमांड भी की थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन का विकास क्रम का सिद्धांत। अरे इतने प्यारे लेक्चर्स बनाए मैंने, आपको मजा आ जाएगा, आनंद परमानंद। कितने बच्चे अटेंड करना चाहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन का विकास क्रम का सिद्धांत? लोगों के मन में सवाल आता है कि सर कहते हैं बंदरों से इंसान आए, तो फिर बंदर बंदर क्यों है कि नहीं? बड़ा मासूम सवाल है, लेकिन सवाल तो है। तो ऐसे मासूम सवालों के लिए वो गीत बना है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूं मैं। लेकिन ये परेशानी दूर हो जाएगी हमारे वो लेक्चर अटेंड करके। हमने बनाए आपके लिए इसी सीरीज में, एसएनटी में आगे आने वाले हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। बात सिर्फ चार्ल्स डार्विन और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की नहीं है, वो एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको 500 नई चीजें पता चलेंगी। और ये जो ज्ञान की एक इच्छा होती है, ललक होती है, ये अपने आप में जीवित रखना बेटा, इसको कभी कम मत करना। तो आज बच्चे लाइव चैट में काफी एक्टिव है, मजा आ रहा है। कितने बच्चों को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में कुछ पता है? अगर पता है तो आपको तो और डबल मजा आने वाला है। चलिए, तो यह है आउट ऑफ अफ्रीका की थ्योरी। और जितने भी मानवता की स्पीसीज अलग अलग गई, उनमें से आज केवल सेपियंस बचे हैं, होमो सेपियंस, बाकी सारे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वो सब हमारे कजिन्स थे, दे आर ऑल गॉन डेड। तो पृथ्वी पर ह्यूमंस, होमो सेपियन अकेले हैं, हमारे कोई भाई बंधु नहीं बचे, वो सारी रेसेस खत्म हो गई। बहुत सारे कारण रहे, ये सब हम कवर करेंगे उसमें। और ये क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि ये जो आज आप और मैं हैं, आज हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हैं जो हैं। बड़े ध्यान से देखिए इन दो चित्रों को, गौर से देखिए इन तस्वीरों को, चैन से सोना है तो जाग जाइए। हाँ, वही वाला वही वाला वही वाला, बस दाढ़ी नहीं है, बाकी वही वाला। ये कौन है भैया, जल्दी बताओ, ये कौन है और ये क्या है ना? इसलिए चित्र दिखा रहा हूं आपको। दुनिया में कोई भी दूसरा जानवर प्रजाति क्या ऐसा कर पाया है? ध्यान से देखिए, क्या है ये? इसी को कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं का पालतू बनाया जाना। ये इंसान ने कमाल करके दिखा दिया। इंसान ने दूसरे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यह बायोटेक्नोलॉजी की दिशा में पहला कदम था। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? अरे सुन लो गदाधारी भीम, सुन लो। आप में से कितने लोगों ने कुत्ते पाले? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर टेकन पेट डॉग्स? बड़े प्यारे होते हैं, मालिक को देखती दे दनादन पूंछ हिलाते हैं इतनी तेजी से कि आसपास ग्लास रखा हो तो गिर के फूट जाए, और मालिक के आते ही बिल्कुल सिरियों हिला के बिल्कुल जीवान लपलपाने लगती, पांव ऐसे पूरे सब ऐसे बिल्कुल ऐसे गिर जाते हैं मालिक के पांव। पहले ऐसा नहीं था, पहले कुत्ते होते ही नहीं थे, सिर्फ भेड़िए होते थे। इंसान ने सबसे प्रारंभिक स्टेज पे कुछ भेड़ियों को पाल लिया, और हजारों सालों में वो भेड़िए बदल के कुत्ते बन गए। All the dogs today have ultimately descended from their ancestral wolves. अब वुल्व्स तो किसी की सुनते नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट खूंखार हैं, लेकिन कुत्ते पूरी तरह वफादार होते हैं मालिक के प्रति। हुआ ये कि जब डोमेस्टिकेशन हुआ तो इन वुल्व्स प्रजातियों के, इन इंडिविजुअल्स का व्यवहार बदलने लगा धीरे धीरे। हर प्रजाति के साथ साथ व्यवहार बदलता चला गया, और हजारों सालों में पूरे 50 तरह के कुत्तों की ब्रीड्स आ गए, विच आर टोटली लॉयल टू मैन। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, जो कुत्ते हैं, श्वान प्रजातियां हैं, डॉग स्पीसीज हैं, उनको एक बात बहुत पहले समझ में आ गई।
उनको यह समझ में आ गया कि ये जो होमोसेपियन है ना, बड़ा प्यारा मासूम सा जानवर है। कुत्तों की बात कर रहा हूं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं कि ये जो होमोसेपियंस है बड़े प्यारे हैं, इनके सामने बस पूंछ हिला दो जोर जोर से, सिर ऐसा कर दो, थोड़ी लार टपका दो, ऐसा कर दो, तो ये खाना देता है, पानी देता है, प्यार से सर पे हाथ फिराता है, थोड़ा और लेट वेट लो तो मसाज कर देता है, और सुरक्षा देता है, घर देता है। इट्स अ ग्रेट डील। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। आपको करना सिर्फ ये है कि उसके आगे पीछे लल्लो चप्पो करनी है, बदले में वो सब कुछ देगा आपको। दिस इज हाउ दिस एवोल्यूशन हैज हैपेंड। नाउ आई हैव पुट इट इन अ फनी वे, बट प्लीज थिंक अबाउट इट डीपली एंड यू विल सी हाउ स्पीसीज इवॉल्व। तो केवल चंद हजारों सालों में इंसान ने भेड़ियों से एक पूरी नई प्रजाति बना दी है कि नहीं? चमत्कारी बात। और वो नई स्पीसीज को ये समझ में आ गया कि अपनी भलाई इसमें है कि इट्स अ गुड डील, कुत्तों को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, अनलेस दोज आर वर्किंग डॉग्स। वर्किंग डॉग्स के प्रति मेरे मन में हमेशा बहुत सम्मान रहता है, जैसे कि बॉम्ब स्क्वाड में डॉग्स होते हैं। अब वो बेचारे एक्चुअली काम करते हैं और वो वाकई में इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। तो ये जितने भी वर्किंग डॉग्स होते हैं, इनको आप हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखें, बिकॉज दे आर रियली हेल्पिंग मैनकाइंड दुनिया भर में, जिनको आप पता है ना कैनाइन स्क्वाड कहते हैं। तो जो कैनाइन स्क्वाड्स होते हैं वो तो वर्किंग डॉग्स हैं, पर बाकी के डॉग्स तो वर्किंग होते नहीं हैं। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है होमोसेपियंस का जिसने होमोसेपियंस को भी सुरक्षा दी, उसकी पावर को मल्टीप्लाई किया, खेती बाड़ी को संभव बनाया। तो ये बायोटेक नहीं है तो क्या है? ये है पहले खेत। प्रकृति में तो खेत होते नहीं है ना, ये क्या है? ये सब खेत है। तो ऐसी फसलें कहां उगती हैं प्रकृति में? प्रकृति में फसलों का तो कोई स्कोप ही नहीं है। गेहूं, दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशंस के लोगोज देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का लोगो देखो, उसमें गेहूं दिखता है। आईआईटी, आईआईएम, भारत सरकार के अलग अलग लोगों में कम से कम 50% लोगों, प्रतीक चिन्हों में आपको गेहूं दिखाई देगा। हर जगह गेहूं घुस गया है। तो हमने गेहूं को डोमेस्टिकेट किया कि गेहूं ने हमको डोमेस्टिकेट कर लिया है, यह बहुत सोचने वाली बात है। और इंसान को ये जंगली घासें दिखी आज से 10, 15, 20 हजार साल पहले, वो जंगली घासों को निकाल के लाया, उनको उगाना शुरू किया और कमाल हो गया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गई। ये पहली बायोटेक रेवोल्यूशन थी। क्या आपको ये बिंदु समझ में आ रहे हैं या नहीं? आज के बाद जब भी आप किसी लोगों को देखें, किसी बड़ी कंपनी के, इंस्टीट्यूशन के, उसमें देखना आपको चांसेस आर, इवन मिलिट्री में आपको गेहूं दिखाई देगा, क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी को दर्शाता है। और इंसान के जिंदगी में गेहूं और चावल सब तरफ घुस गए। पहले तो थे ही नहीं ना, 15,000 साल पहले। कृषि क्रांति आने के पहले इंसान पूरी तरह से हंटर गैदरर था। हंटर गैदरर का क्या मतलब होता है? शिकारी संग्राहक। आप यहां से वहां चलते रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, जानवरों को मारते हैं, खाते हैं, चमड़ी उसकी इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठंड में बचाव के लिए हड्डियां बचा के रख लेते हैं। हंटर गैदरर में दुनिया में कुछ लाख इंसान थे, छोटे छोटे समूहों में रहते थे। जिंदा बच गए तो बच गए, नहीं तो मौत है, कोई जानवर उठा के ले जाएगा। जैसे ही कृषि आई, ये बायोटेक्नोलॉजी आई, हम एक जगह सेटल हो गए, हमारी आबादी 10 गुना बढ़ गई और सब कुछ बदल गया। उसके बाद क्या आपको समझ में आया? ये तो खैर एनसीईआरटी में 7वीं 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है, और एंशिएंट हिस्ट्री में आपको अन अकेडमी में ही टीचर्स ने पढ़ा दिया होगा। 25 लाख साल पहले ओल्ड स्टोन एज, क्षमा चाहता हूं, पेलियोलिथिक, लिथ यानी पत्थर, पेलियो यानी पुराना, 15,000 साल पहले मीजोलिथिक, लिथ यानी स्टोन, मीजो यानी मिडिल, 11,000 साल पहले से नियोलिथिक, नियो यानी नया, लिथ यानी पत्थर, नवीन पाषाण युग। समझ में आया? और ये 11,000 साल का पूरा ब्रेकअप यहां है 8,000 BC से, यानी आज से 10,000 साल पहले से। पहली बार खेती बाड़ी दक्षिण पश्चिमी एशिया, आज का जो ईरान वगैरह रीजन है, वहां से शुरू होती है, और उसके बाद रिवर वैली सिविलाइजेशंस बनना शुरू होती। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हम सब उन्हीं की संतान है। 1,000 शहर बना दिया हमारे पूर्वज ने सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरी तरह से फार्मिंग बेस्ड, कॉमर्स बेस्ड, फैंटास्टिक। घर बन गए भैया 90 डिग्री पे घर, जो घर बने उन शहरों में 90 डिग्री पे रोड्स बने हुए हैं, सड़कों पे डस्टबिन रखे हुए हैं, हर घर में फ्लश टॉयलेट है, जिनको हम वेस्टर्न सीट बोलते हैं, उस तरह की सीटें हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं पकी हुई मिट्टी के ईंटों से। तो ये तो क्रांति थी ना 5,000 साल पहले। फिर मानसून धोखा दे गया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई। तो ये है कहानी हमारे इनिशियल स्टेजेस की। अब मैंने अभी तक जो बोला, आप बोलेंगे सर एक स्लाइड में समराइज कर दो ना, सर एक स्लाइड में समराइज कर दो ना, सर एक स्लाइड में समराइज कर दो ना। ये कर दिया समराइज। तुम्हारे दिल की बात पढ़ लेता हूं यार मैं। तो देखिए किस प्रकार इंसान ने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने पशुओं को,
पौधों को अपने हिसाब से प्रजनन करवाना शुरू कर दिया। और ये तो हम बहुत 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 समय पहले से करते चले आ रहे हैं। हर्बल मेडिसिन आना शुरू हुई, वाइन एंड बियर, सभी सभ्यताओं में शराब सबसे पहले बनने वाली चीजों में से रही। किसी एक ने एक्सीडेंटली बनाया होगा, हमारे पूर्वज ने, और जैसे ही उसने एक घूंट गटकी, उसको पूरा करंट आया शरीर में, डांस करने लगा वो, और उसने बोला ये तो कोई बहुत ही बढ़िया चीज है यार बॉस, अपन सबको पीनी चाहिए, और सबको आनंद आने लगा। 8-10 हजार साल पुरानी ब्रूरीज मिली हैं जिसमें शराब बनाई जाती थी। अनाज को सड़ा के बनती है शराब। ऐसे पूरे 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 ब्रूरीज शराब बनाने के ऐसे स्थान मिले हैं। तो इंसान बहुत पहले से शराबी रहा है। क्या बात है। अब देखो बिहार में तो शराबबंदी लग गई, तो उन्होंने इतिहास को ही झुठला दिया। मजाक कर रहा हूं, शराब बुरी चीज होती है और शराब कभी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले आपका पैसा खत्म होता है, फिर आपकी सेहत खत्म होती है, फिर आपका दिमाग खत्म हो जाता है, और कंट्रोल खुद पे रख पाए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो शराब है ही फंडामेंटली बुरी चीज। वैसे प्रोहिबिशन कितना इफेक्टिव है और नहीं, द ज्यूरी स्टिल आउट ऑन दैट। ब्रेड 5-6 हजार साल पहले, बहुत सारे दूसरे सिस्टम्स, और वैक्सीन तो खैर अभी 250 साल पहले आई है, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम लेबोरेटरी के सेंस में बोलते हैं उसको आके 70 साल हुए हैं। तो प्रारंभिक जैव प्रौद्योगिकी से लेके आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तक की यात्रा आपके सामने है। बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, और ये सब इंसान को इंसान बनाने में काम आया है। इससे मानव जीवन बहुत सुधरा। कैसे सुधरा? 3 बिंदुओं में देखो। बायोटेक्नोलॉजी ब्रॉट स्लो इंप्रूवमेंट्स टू ह्यूमन लाइफ। हमारा मानव जीवन धीरे 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 सुधरने लगा। एबिलिटी टू सिलेक्टिवली ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉज वेरी फॉर्मेटिव इन आवर डेवलपमेंट। हम पौधों और जानवरों की नस्लों में चुनिंदा करने की क्षमता करने लग गए। इससे, जैसे मैंने बताया ना, किस प्रकार से कुत्तों की प्रजातियां बनी, श्वान प्रजातियां बनी, उससे सेफ्टी मिली इंसान को, दूसरे जानवर पास आने से डरने लग गए, बहुत सारी चीजें। तो एक फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप तो है ही। इंसान होमोसेपियन दूसरे जानवरों से जो बहुत तेजी से 15,000 साल में आगे निकला, उसके पीछे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का बहुत बड़ा रोल है। अब ये जो सिलेक्टिवली ब्रीडिंग प्लांट्स हमने यहां लिखा हुआ है ना, ये अरे भैया, इसी का नाम तो फार्मिंग है। खेती बाड़ी क्या होती है? यही तो है ना फार्मिंग। हाँ, ये अलग बात है कि आज फार्मिंग में आप कुछ ही बीज यूज होते हैं, दुनिया भर में स्टैंडर्डाइज हो गए बीज। पहले हर देश में हर किसान अपने हिसाब से बीज उगा लिया करता था। तो भारत में 5-6 हजार तरह के चावल उगा करते थे, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो था नहीं, और अपने अपने हिसाब से सब तरफ प्रजातियां लगती। किसान चावल उगाता था, निकले बीजों को अगले साल के लिए सेव कर लेता था। धीरे धीरे बड़ी कंपनियां आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो चावल के बीजों के प्रकार लिमिटेड हो गए, गेहूं के बीजों के प्रकार लिमिटेड हो गए। तो अब भारत सरकार को एक नेशनल सीड जीन बैंक बनाना पड़ गया, और जो किसान अलग 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 प्रकार के चावल और गेहूं को अभी भी उगाकर बचा के रख रहे हैं जीन्स को, उनको पुरस्कार दिया जाता है। आपको फंडा समझ में आया? समय के साथ कैसे कमर्शियलाइजेशन ने धीरे धीरे चीजों को चेंज किया। बायोटेक के जो प्रोडक्ट्स थे, ब्रेड, बियर, चीज, जो 7-8 हजार साल पहले फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज आई, वो आज भी वैसी की वैसी यूज हो रही हैं। अरे भाई, बैक्टीरिया का यूज करके आप बनाते हो ना ब्रेड, पनीर, विस्की और वाइन, ये सारी चीजें पहले भी हमारे पूर्वज जिन टेक्निक से, हालांकि उनको तब ये नहीं पता था कि अंदर केमिकल्स क्या हैं, उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास वो सब है। बट अल्टीमेटली तो हमारी फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, किण्वन की प्रक्रियाएं तो वही हैं जो 6-7-8 हजार साल पहले थी। कितने बच्चों को सेशन में मजा आ रहा है, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं? ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद, और फटाफट सेशन को लाइक करो 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 भाई, जल्दी करो तो जरा मजा आएगा। और पूरे जोश के साथ साइंस टेक्नोलॉजी पढ़िए। ये यात्रा हमारी अच्छी चलेगी, लंबी चलेगी, बारीकी से एक एक चीज आपको पढ़ा देंगे। पॉजिटिव रहिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डरने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ और फिर वैक्सीन्स आई तो क्रांति हो गई, क्योंकि वैक्सीन्स ने हेल्दी लोगों को हमेशा के लिए किसी बीमारी से हेल्दी रखने का रास्ता बता दिया।
जब टीकों का विकास हुआ तो मानव ने एक इतनी बड़ी छलांग लगा ली कि पूरी पूरी पॉपुलेशन को इम्यून करने के रास्ते मिल गए। आज हम जानते हैं कोरोना वायरस के विरुद्ध टीका दुनिया में 125 लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तक बना नहीं है। कभी भी आ सकता है, कल परसों, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। मुझे पता नहीं है HIV का टीका 40 साल में नहीं आ पाया क्योंकि वो वायरस बदल जाता है। यहां अभी कोशिश है कि जल्दी से एक वैक्सीन आ जाए तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हम इस चीज से बाहर आ जाएंगे। समझ में आया आपको? ये पूरी कोरोना वायरस की जो झगड़ा चल रहा है, पूरे कॉलेज के सेमेस्टर ऑनलाइन हो गए, IIT IIM के सेमेस्टर ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसा कहीं हो सकता है? IIT IIM में पूरा एक सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, कभी किसी ने सपने में सोचा था? कोरोना वायरस ने करवा दिया। इसलिए वैक्सीन की दरकार है गुरु, जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए। ये जो आप चित्र देख रहे हैं बड़ा मजेदार चित्र है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी का डॉक्यूमेंटेशन कर रही है। ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये है पुरानी टेक्नोलॉजी। ये है बार्ले बियर, बार्ले से बनी हुई दारू, और ये ईरान के सेंट्रल जैग्रोस माउंटेन रेंजेस में मिली, जहां एक ऐसा जग मिला पुराना जो कम से कम 5,500 साल पुराना था, जिसमें आज ब्रूइंग की प्रोसेस में बियर स्टोन नाम का एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो लगा हुआ मिला उस जग में। मतलब तब बड़ा रेगुलरली बियर बनाई जाती थी। तो इंसान ने ये जो मैक्रो लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी को पकड़ा, ये बड़ा रिमार्केबल रहा। याद रखिएगा, ये करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, थोड़ा सिलेबस में अंदर उतरते हैं दोस्तों। बिल्कुल भी जैसे मैंने कहा, टेंशन लेना नहीं है, टॉपिक्स आसान है, आप अच्छे से करोगे। 5 लेक्चर बायोटेक के होंगे, आज पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो आज सारा परिचय हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए। 2, 3, 4, 5 में गहराई में घुस के एक एक चीज पढ़ डालेंगे। चिंता मत करो, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको मजा आ गया। तो भैया मोलनिया ऑर्बिट और टुंड्रा ऑर्बिट का बेसिक अंतर बता दो यार हमको, हम तो भूल गए। अब आप हमको याद दिला दो कि सर मोलनिया और टुंड्रा में बेसिक फर्क ये है कि बताना। बायोटेक्नोलॉजी के 3 प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र देख लो बेटा। हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सेवा, फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि खाद्य और कृषि, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण। आज 21वीं सदी में अगर कोई आपसे पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी पे भारत सरकार ऐसा नेशनल बायोटेक्नोलॉजी मिशन बना रही है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बना के रखा है, हजारों करोड़ों का आवंटन बजट में जा रहा है, तो आखिर हम इससे हासिल क्या कर रहे हैं? ये 3 चीजें। हेल्थ केयर, ये तो खैर अब कोरोना वायरस क्राइसिस के बाद किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको समझ में आ गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर, भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड क्या थे? उच्च उपज के बीज क्या थे? वो यही तो थे ना। और अब फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो चुका है ऐसा कहते हैं, और अब सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की दरकार है। मैं समझा देता हूं आपको यह कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। प्रथम ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई 1950, 60, 70 के दशक में भारत में। उसमें बेसिकली क्या था? बीजों की क्वालिटी बदल गई, उच्च उपज के बीज आए, बिजली दी गई जिससे इरिगेशन का पानी आया, फर्टिलाइजर दिए गए, केमिकल फर्टिलाइजर, जिससे हमने उर्वरकता बढ़ाई, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड दिए गए जिससे कीटनाशन हुआ, और यह सब करके सरकार ने सब्सिडी दी और किसान धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन पे तब्दील हो गए। 30-40 साल बीत गए, उस जमीन की उर्वरकता में दिक्कतें आने लग गई, केमिकल के अपनी लिमिट्स आ गई। तो आज ये बोला जा रहा है कि अब सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। आप जानते हैं दोस्तों, दूसरी हरित क्रांति में मूल रूप से क्या करना पड़ेगा? बीजों के अंदर जाके मॉलिक्यूल्स में चेंज करके अगर कहीं फ्लड की प्रॉब्लम है तो फ्लड रेजिस्टेंट बीज बनाने पड़ेंगे, अगर कहीं किसी दूसरी तरह की दिक्कत है तो जीन में चेंज करके वैसे बीज, मतलब बीजों के अंदर जीनों में परिवर्तन लाकर अधिक उपज लाना, यह होगी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छे से याद रखना, अगर परीक्षा में किसी ने पूछ लिया कि पहली हरित क्रांति समाप्त हो चुकी है ऐसा कहा जा रहा है, तो यह दूसरी हरित क्रांति क्या होगी, कैसे होगी, कहां से आएगी, क्या होगा, तो उसका मैंने एक एंगल आपको बताया है। तो दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, दोनों के नाम जरा लाइव चैट में बताओ। मैं फटाफट देख रहा हूं लाइव चैट, कुछ बच्चे बड़ा सीरियसली पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप जरा सीरियसली करें सभी लोग। माय क्वेश्चंस आर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? दोनों सज्जनों के नाम बताओ, हमने बता दिए आपको पहले। अब ये जो 3 लक्ष्य हैं गुरु, पहला, दूसरा, तीसरा, ये मानव प्रजाति के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये 3 ढंग से हुए
तो मानवता का पूरा अस्तित्व अभिन्न रूप से बना रहेगा, अटल रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये तीनों गोल्स से जुड़े हुए कुछ सब गोल्स, प्राइमरी गोल्स कुछ और हम देखें, ऑब्टेनिंग फूड, प्रिजर्विंग फूड, प्रिवेंटिंग ह्यूमन इलनेस, क्यूरिंग ह्यूमन इलनेस, क्लीनिंग ऑफ वाटर, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट। तो आजकल ऐसे बैक्टीरिया आ गए कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और कचरे पे वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया का पूरा एक वो छोड़ दिया जाए फ्लूइड, तो वो धीरे धीरे सब खा जाते हैं बचा हुआ। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आने लग गया है, तो मैंने सोचा ये आपको कुछ गोल्स और बता दूं, देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो अगर कहीं कोई जनरल सवाल आता है कि बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग क्या है, इस्तेमाल कहां है, तो ये सब है। ठीक है, एक स्टेप आगे चलें। अब एक स्टेप आगे में हम ये देखते हैं कि तकनीकी 4 टर्म्स बायोटेक्नोलॉजी में जो बार बार यूज होते हैं, वैज्ञानिक जो 4 बड़ी प्रौद्योगिकी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो ये हैं। 50 साल पहले यह कहानी शुरू हुई लेबोरेटरी में, और तब वैज्ञानिकों को समझ में आया, एक बार डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जहां पकड़ लिया, उसके बाद वैज्ञानिकों को समझ में आया कि यार हम तो माइक्रो लेवल पर जाके पूरी बॉडी की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो 1970 से बहुत सारी नई जैव प्रौद्योगिकियां आई जिन्होंने ये जो गोल्स थे, ये सारे गोल्स, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्पीड और फिनेस को बहुत बढ़ाया। समझ में आया? फिनेस का मतलब होता है आपके काम करने में एक बहुत स्मार्ट एंगल, जिसको हम हिंदी में चालाकी भी कह सकते हैं, हालांकि वो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी यानी कि परमाणु जैव प्रौद्योगिकी में ये टेक्निक्स काम देती हैं। तो आज आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की 4 बड़ी मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजीज जो हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहली टेक्नोलॉजी, सेल फ्यूजन दूसरी टेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेसेस तीसरी टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर बेस्ड मॉलिक्यूलर डिजाइन SBMD चौथी डिजाइन। अच्छे से देख लो, ये हैं 4 टेक्निकल टर्म्स आज की बायोटेक्नोलॉजीज के, हम सब पढ़ने वाले हैं। क्या ये चारों क्लियर हुए आपको? एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, और अपनी नोटबुक एक अलग से बनाकर उसमें ये सारी चीजें लिखते चलिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है आपके लिए। यस और नो? तो आज के लेक्चर में मैं यहां तक आपको ये टर्मिनोलॉजी समझाते हुए लाया। अब अगली क्लास में मेरा लक्ष्य होगा कि मैं आपको ये चारों चीजें डिटेल में पढ़ाऊं। तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अगली क्लास का भी दे दिया जाए। हमेशा मेरी जो पहली क्लास होती है सीरीज में, मैं उसको बहुत लाइट रखता हूं ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए टर्म, नहीं तो लोग पहली क्लास में डर जाएंगे कि और तो बहुत, इसलिए हम पहली क्लास को थोड़ा सा आसान रखते हैं, सरल रखते हैं, आदमी को कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद स्पीड पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगली क्लास में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, सेल फ्यूजन टेक्नोलॉजी आज का दूसरा हमारा बड़ा टर्म, बड़ा महत्वपूर्ण, बायो प्रोसेस आज का तीसरा बड़ा टर्म, और स्ट्रक्चर बेस्ड मॉलिक्यूलर डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, जिसकी मदद से दवाइयां बनाने की कोशिश कोरोना वायरस के खिलाफ हो रही है। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा मेडिसिनल या मेडिकल और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी पर। यह सब हमारा पार्ट 2 का एजेंडा, और यह है बीटी कॉटन। आपको बताएंगे किस तरह बोलवर्म का पेट वो काट देता है, जिसकी वजह से कपास की फसल ज्यादा होती है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी हुई कंप्लीट। अब आपको कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण और यूजफुल बातें मुझे बतानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि मेरा बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का 25 सेशन का कोर्स प्लस पोर्टल पर अभी परसों समाप्त हुआ। यह मैंने जून में कंडक्ट किया था, एंड द होल कोर्स इज कंप्लीटेड। जुलाई में जो सेकंड सैटरडे आ रहा है, मेरा 25 सेशन का इंडियन इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है। इंडियन इकोनॉमी के कोर्स में, एडवांस कोर्स में, मैं बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर जुड़ते हैं, कृपया SM Sir 10 कोड याद रखना। और अब जुलाई में 25 सेशन एडवांस इंडियन इकोनॉमी के होंगे, बिल्कुल मिस मत करना। मेरे इस पूरे 30 साल के अनुभव का फायदा आप मेरे साथ प्लस पोर्टल पे लीजिए। आपको प्लस पोर्टल पे मेरे साथ बहुत बहुत बेनिफिट होगा। एक तो लर्निंग कम्युनिटी बहुत शानदार है, बड़े सीरियस बच्चे हैं, लाइव क्लास इंटरेक्शन के साथ, सारे डाउट्स वहीं के वहीं खत्म, स्टडी मटेरियल और PDF मिलती हैं, बहुत शानदार वीकली क्विजेस मिलती हैं, सब्जेक्ट की बहुत थरो अंडरस्टैंडिंग,
ग्रुप बहुत अच्छा है, हिंदी इंग्लिश में एक साथ पढ़ाता हूं, लेसन बहुत स्ट्रक्चर्ड है और पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस, और ये मिला लो तो आपके लिए एक विनिंग फॉर्मूला बनता है। तो प्रीलिम 2020 के लिए और 21 के लिए तो है ही, मेरे साथ आप इन कोर्सेस में अनअकैडमी प्लस पे जुड़े, और मेरा कोड है SMSir10, ये भूलिएगा मत। ये कोर्स मैंने अभी कंप्लीट कराया, इतना मजा आया बच्चों को, इतनी अच्छी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बनी। तो आप ये कोर्स अब अवेलेबल है प्लस पे, पूरे 25 सेशन है, देख सकते हो आप। अब शुरू होने वाला है इंडियन इकोनॉमी एडवांस, देखो आप एक बार सारे टॉपिक्स, बहुत बहुत मजा आएगा आपको। जुड़िएगा मेरे साथ प्लस पे दोस्तों। और SNT का 50 सेशन का प्लस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप अगर मेरा कोड लगाते हैं और प्लस पोर्टल पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको वहां मेरा एक साइंस और टेक्नोलॉजी का तो ऑलरेडी एक कोर्स मिल जाएगा। तो कई बच्चों ने यहां हमसे यूट्यूब पे पूछा कि सर यहां हम सब पढ़ रहे हैं, क्या ये काफी है? जी हाँ, ये कोर्सेज SNT के काफी हैं, सारे PDF निकाल लो, पढ़ लो, डाउनलोड कर लो, और SNT का मेरा अनअकैडमी प्लस पे 50 सेशन का कोर्स है, वो अटेंड करो, काम हो गया आपका। ये ढंग से कर लिया तो यू आर थ्रू विद इट। तो जब आप जाएंगे सब्सक्रिप्शन ढूंढेंगे, वहां पर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, 12 महीने का, 2 साल का, एक जैसा भी आपको जमे आप ले लीजिए, बस ये कोड लगाना भूलिएगा मत। कई बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आज नहीं तो कल में आ जाएं। और जुलाई में मैं पढ़ाने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी एडवांस्ड, और उसके बाद अगस्त में अगला कोर्स, हर महीने एक एक कोर्स आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे आपके साथ, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2 ऑफ 5। कैसा लगा आज का सेशन? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 आपको कैसा लगा? एक बेसिक लेवल पे समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल आपके साथ भेंट करेंगे 3 बजे। पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और सकारात्मक एटीट्यूड से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कितना भी कठिन समय हो, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कभी भी अफेक्ट मत होने देना। मेरी तरफ से आज इतना ही प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।